वो भारत के दक्षिण हिस्से में फैले हुए जंगलों पर राज करता था। बेशकीमती चंदन की लकड़ी की तस्करी, हत्याएं और अपहरण जैसे उसका शौक बन गए थे। उसको पकड़ने के लिए 2 राज्यों की पुलिस हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो किसी के हाथ आता ही नहीं था। घना जंगल उसका दोस्त बनकर उसको हर खतरे से बचा ले जाता था। जहां चप्पे चप्पे पर होती थी उसके गैंग के आदमियों की नजर। वो कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैले घने जंगल से अपना साम्राज्य चलाता। कर्नाटक में अपराध करता और तमिलनाडु के जंगल में कहीं छुप जाता। फिर तमिलनाडु में अपराध करता तो भागकर कर्नाटक के जंगल में कहीं छुप जाता। वीरप्पन ने दोनों राज्यों की आपसी खींचतान का नाजायज फायदा खूब उठाया। बेधड़क हत्या करना, कोई आदमी कितना ही रसूखदार हो, उसका जब जिसको मन करता उठवा लेता था। उसके इस बेखौफ अंदाज से उसका जिगरा हो गया था इंच में 56 और उस खतरनाक शख्स का नाम था चंदन तस्कर वीरप्पन। वीरप्पन ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों के जहन में लंबी घनी मूंछों वाले हाथ में राइफल लिए एक डाकू की तस्वीर घूमने लगती है, जिसका अंदाज कुछ इस तरह था। उत्तर से दक्षिण है अपना इलाका, जंगल के राजा हैं किस्मत के आका, और आ जाए टकराए जिसमें हो जिगरा और मूंछों का होए रे बाल न बांका। जी हां, कुछ इसी बेखौफ अंदाज में लगातार 1, 2, 5, 10 नहीं पूरे 20 साल तक 2 राज्यों में फैले घने जंगल पर राज किया चंदन तस्कर वीरप्पन ने। उसे पकड़ने या मारने के लिए 2 राज्यों की पुलिस खाक छान रही थी, लेकिन वो नाकामयाब होकर केवल हाथ मलती रह जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है, और वीरप्पन की जिंदगी में वो दिन आ ही गया जब आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को चंदन तस्कर वीरप्पन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आज क्राइम कैप के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे वीरप्पन का जुर्म की दुनिया का पूरा सफर। साथ ही बताएंगे वो आखिर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा और आखिर क्यों उसको पकड़ना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। ये सब आज आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद है अब तक आपने आपके अपने चैनल क्राइम कैप को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं चंदन तस्कर वीरप्पन की क्राइम कथा। जगह कर्नाटक राज्य का गोपीनाथम गांव। इसी गांव में एक चरवाहा परिवार रहता था। इसी परिवार में तारीख 18 जनवरी 1952 को एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है कुजू मुनिस्वामी वीरप्पा गौड़न, यानी मुनिस्वामी वीरप्पन, जो बाद में हो गया सिर्फ वीरप्पन। तब किसी को क्या पता था कि वो बच्चा आगे चलकर इतना खूंखार और खतरनाक होगा जो 1, 2, 5, 10 नहीं 200 से ज्यादा लोगों की हत्या करेगा। जिन तकरीबन 200 लोगों को वीरप्पन ने मौत के घाट उतारा, उसमें से 100 तो पुलिस वाले ही थे। अब आपको बताते हैं वीरप्पन के जुर्म की दास्तान। जब वीरप्पन की उम्र महज 18 साल थी, तब वो चंदन तस्करी करने वाले एक गिरोह का सदस्य बन गया। इसके बाद शुरू होता है उसका अपराध का वो सफर, जिसमें उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सरकारों की नींदें उड़ा दी थीं। अब आता है साल 1987, जब वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में आया। लोगों ने जाना कि कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगल में एक दुर्दांत अपराधी रहता है जिसका नाम है वीरप्पन।
तब उसने वन विभाग के चिदम्बरम नाम के एक अधिकारी को अगवा किया, यानी उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद वीरप्पन एक कदम और आगे बढ़ा। दरअसल 1990 के दशक में जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए तमिलनाडु में एक खास पुलिस हुआ करती थी, जिसे पेट्रोल पुलिस कहा जाता था, और इसका जिम्मा था गोपाल कृष्ण नाम के अधिकारी के पास, जिन्हें उनकी फिटनेस के चलते लोग रैम्बो कहा करते थे। अप्रैल 1993 में तमिलनाडु के कोलापुर में सुबह सुबह वीरप्पन की ओर से पोस्टर लगाकर रैम्बो को खुली चुनौती दी गई थी। इसमें रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी। इसके बाद रैम्बो और वीरप्पन में सीधी तनातनी शुरू हो गई और रैम्बो ने वीरप्पन को पकड़ने की ठान ली और आनन फानन में वो अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पुल पार करते समय रैम्बो की गाड़ी खराब हो गई। तब वो उसे छोड़कर पुलिस की बस में 22 लोगों के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बताया जाता है कि जो लोग उस समय रैम्बो के साथ सवार थे, उनमें से 15 मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 वन विभाग के गार्ड थे। पीछे पुलिस की एक और बस थी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनके 6 साथी थे। रैम्बो के जंगल में आने की जानकारी दरअसल वीरप्पन को पहले ही मिल गई थी, इसलिए वो पूरी तरह तैयार था और एक तय जगह पर रैम्बो की बस पहुंचते ही बारूदी सुरंग में एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे गाड़ी कई फुट हवा में उछल जाती है। पीछे से इंस्पेक्टर अशोक कुमार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बस के तो परखच्चे उड़ गए और इसमें जो लोग बैठे थे उनके चीथड़े चारों तरफ फैले हुए थे। इस घटना के बाद वीरप्पन पूरे देश में कुख्यात हो गया और उस दिन पूरे देश ने जाना कि वीरप्पन कितना खतरनाक है। अब वीरप्पन बेहद खूंखार हो चुका था और वो दिन ब दिन और बड़ा दरिंदा बनता जा रहा था। इसका अंदाजा एक और घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल चंदन तस्कर वीरप्पन को कभी भारतीय वन सेवा के अधिकारी पी श्रीनिवास ने एक बार गिरफ्तार किया था। इसलिए उसने अपने भाई अर्जुनन के जरिए पी श्रीनिवास का भरोसा जीता और ये कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। तब श्रीनिवास अपने साथियों के साथ वीरप्पन को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कराने के लिए जंगल में रवाना होते हैं। जब वो सफर में थे तो जंगल में एक एक कर उनके सारे साथी गायब होते चले गए और एक वक्त वो अकेले ही बचे, बाकी सभी साथी गायब हो चुके थे। तभी वीरप्पन अचानक राइफल लेकर उनके सामने आ खड़ा होता है। वो कुछ समझ पाते तब तक श्रीनिवास पर वीरप्पन ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद वीरप्पन उनका सिर काट लेता है और अपने साथियों के साथ श्रीनिवास के सर से वो फुटबॉल खेलता है। ये वो घटना थी जिससे ये साफ हो चुका था कि वीरप्पन अब एक जानवर बन चुका है, जिसका अंत अब इंसानियत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन वीरप्पन अब भी बेखौफ जुर्म की इबारत लिखता जा रहा था। साल 1984 में अपहरण की पहली वारदात वीरप्पन ने की थी। अब आता है इसके ठीक 20 साल बाद साल 2004, जब दक्षिण भारत के सुपरस्टार अभिनेता राजकुमार का वीरप्पन अपहरण कर लेता है। सुपरस्टार राजकुमार को वीरप्पन ने अपने साथ 100 दिनों तक जंगल में रखा। इन 100 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार वीरप्पन के सामने घुटने टेक देती है। सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर वीरप्पन एक बार फिर पूरे देश को हिला देता है और पूरे देश में हर तरफ चर्चे होने लगते हैं चंदन तस्कर वीरप्पन के। यही नहीं, अब कई और राज्यों के लिए भी वीरप्पन सिरदर्द बनता जा रहा था। ये वो दौर था जब वीरप्पन के आतंक को खत्म करना जरूरी हो चुका था। इसलिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आखिरकार एक विशेष कार्य बल यानी स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया और इसके चीफ के रूप में वीरप्पन के खात्मे का जिम्मा दिया गया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी
आईपीएस विजय कुमार को। अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद आईपीएस विजय कुमार अपने काम में जुट जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, वीरप्पन का खात्मा। और वीरप्पन को ढेर करने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कोकून। इसी प्लान के तहत उन्होंने लंबी कवायद के बाद वीरप्पन के गैंग में अपने कुछ आदमी भर्ती करा दिए, जिससे उन्हें वीरप्पन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां मिलने लगी। अब वीरप्पन के साथ दिन रात कुछ ऐसे लोग रहते थे जो उसके लिए नहीं, तमिलनाडु पुलिस के लिए काम कर रहे थे। यानी अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब वीरप्पन की मौत से मुलाकात होनी तय थी। तभी आती है तारीख 18 अक्टूबर 2004, जब विजय कुमार को जानकारी मिलती है कि वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने जंगल से निकलने वाला है। एसटीएफ ने योजना बनाकर वीरप्पन के लिए अपने आदमियों के साथ एक एम्बुलेंस भेज दी। इस एम्बुलेंस में ड्राइवर भी एसटीएफ का ही था और इसी एम्बुलेंस में बैठकर शुरू होता है वीरप्पन का आखिरी सफर। एसटीएफ की एम्बुलेंस, एसटीएफ का ही ड्राइवर, जो पहले से तय एक खास जगह पर एम्बुलेंस जिसमें वीरप्पन बैठा था उसको रोक देता है और खुद उतरकर भाग जाता है। अब होता है यूं कि जहां एम्बुलेंस रुकी थी वहां एसटीएफ के कई जवान पहले से ही हथियारों के साथ मुस्तैद थे। तभी वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए पुलिस चेतावनी देती है, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद अपने साथियों के साथ वीरप्पन मोर्चा संभाल लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। वीरप्पन की ताकत को देखते हुए एसटीएफ को AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए थे। इसके बावजूद वीरप्पन लगभग 20 मिनट तक एसटीएफ का सामना करता रहा और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी रही। और 20 मिनट की इस मुठभेड़ के बाद आखिरकार वीरप्पन ढेर हो गया और इस तरह इस खूंखार और दुर्दांत अपराधी का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीरप्पन का मारा जाना एसटीएफ ही नहीं, सरकारों के लिए भी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि घने जंगल में रहने वाले वीरप्पन पर काबू कर पाना आसान नहीं था। जंगल में चप्पे चप्पे पर उसके आदमी रहते थे, उसे कोने कोने की खबर होती थी, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंदर जाना ही खतरनाक था। फिर आसपास के गांव वालों की थोड़ी बहुत मदद कर वीरप्पन ने उन्हें अपना साथी बना रखा था। इन्हीं गांव के लोगों के जरिए उसे बाहर की सारी जानकारियां मिलती रहती थी। दरअसल इस पूरी घटना में पुलिस का भी हाथ रहा, क्योंकि दरअसल वीरप्पन जब भी कोई कांड करता और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, तब पुलिस अपना गुस्सा बेकसूर गांव वालों पर उतारती, उनको मारती पीटती और इसी के साथ गांव के लोगों में पुलिस को लेकर गुस्सा पनपने लगा। जबकि वीरप्पन गांव के इन लोगों की छोटी मोटी मदद कर उन्हें अपना साथी बनाता जा रहा था, जबकि अपने खिलाफ जाने वाले गांव के लोगों को वीरप्पन बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता था। यही वजह थी कि उसके खिलाफ पुलिस को कोई भी शख्स कोई भी जानकारी नहीं देता था। ऐसे में सटीक सूचना के आधार पर वीरप्पन को जंगल से बाहर घेरना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आईपीएस विजय कुमार की अगुवाई में एसटीएफ ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें वीरप्पन फंसकर ढेर हो गया। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य को आखिरकार उसके आतंक से मुक्ति मिली और इस दुर्दांत अपराधी यानी वीरप्पन का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम कैप की आज की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल क्राइम कैप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ें। आगे जुर्म की किसी और दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हमारा एम है आपको सतर्क करना। हम आपको डराने के लिए कहानियां नहीं सुनाते। हम ये चाहते हैं कि क्राइम की इन कहानियों को जानकर आप सतर्क रहें और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। तो आगे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।